चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इसमें पॉलिटिक्स के कुछ लेक्चर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी कोशिश थी इसको थोड़ा सा शार्ट में करके आप सभी को उपलब्ध कराया जाए। तो क्या सभी को साउंड मिल रहा है? यदि साउंड मिल रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सर, मिल रहा है हमें। ओके ओके, यस सर। चलिए कह सकते हैं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, संघ एवं उसके क्षेत्र। तो यहाँ से सिंपल सा, बस हमें बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना है। तो संविधान के भाग एक, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, जब हमारा संविधान बना तो उसमें एक तरीके से 395 अनुच्छेद और 12 कह सकते हैं कि जो हमारे भाग, एक भाग, और इस तरीके से सॉरी 22 पार्ट, एंड कहेंगे कि 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो संविधान का भाग एक है, देखिए भाग एक अर्थात ये अब हमारा 22 से भी ज्यादा हो चुका है। तो हमें ये, मैं एक बार स्टार्टिंग में ही इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि भाग या पार्ट और जो अनुच्छेद है और जो अनुसूचियां, ये तीनों तीन कैटेगरीज हम कर सकते हैं। तो भाग एक में अर्थात संघ और उसका क्षेत्र जो है वो संविधान के भाग एक में आते हैं। और अगर अनुच्छेद की बात करें हम, या आर्टिकल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन बन सकता है, किस भाग में है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा, किस भाग में की गई, तो वो भाग एक है। और अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक चर्चा की गई है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपी कैटेड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य। तो अभी तक हम सब क्या पढ़ते थे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था वो राज्य की श्रेणी से हट गया। तो अब राज्य की संख्या कितनी हो गई है, 28 हो गई है। और जो केंद्र शासित प्रदेश अभी तक 8 थे, वो 9 हो गए। तो कोई बता सकता है 9 ही केवल 9 हुआ है, तो केवल 9 होने के पीछे क्या रीजन है? कोई इसमें, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में कितने, तो कहेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित So प्रदेश। one is Jammu and Kashmir and other is Leh. तो Two ये union territories. क्योंकि एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जब उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, तो जाहिर सी बात है कि एक, क्या नाम का, ये दो ही, ज्यादा से ज्यादा कितनी, दो ही संख्या बढ़ सकती थी। तो ये हमारा एक तरीके से अच्छा, यहाँ 28 राज्य एवं 8, तो यहाँ 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या ये केंद्र शासित प्रदेश बढ़ेंगे? मुझे लग रहा है कि ये 9 होने चाहिए। नहीं सर, 9 नहीं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दमन और दीव और दादर नगर हवेली एक कर दिए गए हैं। यस, गुड। यस, मैं इसी को जानना चाह रहा था। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो ये कहने का मतलब ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको भी अब मिला दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये भी एक अभी जो 26 कह सकते हैं कि ये जनवरी से शायद ये लागू हुआ है, 26 जनवरी से ये हमारा एक तरीके से पूरी तरीके से लागू हो गया है, बना तो पहले से था। तो चलिए, ये एक तरीके से। और अब इसमें आर्टिकल 1, 2, 3 कह सकते हैं कि 1 से लेकर 3 तक। तो आर्टिकल 1, 2, 3, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 3 है, या अनुच्छेद 3 जिसे हम कहते हैं, 3। तो इसके अंतर्गत जैसे अभी हमारा जम्मू कश्मीर, या हम इसको सिंपली से मान ले उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग होना, या कह सकते हैं अर्थात नए राज्य का निर्माण होना, और या उसकी सीमा में हम परिवर्तन करें, या उसके नाम में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड है, उत्तरांचल, हम उत्तराखंड, उत्तरांचल, या उत्तर प्रदेश को हम अन्य नाम से, या उत्तर प्रदेश को जैसे डिवाइड करने की बात की जाती है कि 2 भाग 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, नए राज्य की स्थापना, उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, ये सभी किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जा सकते हैं? तो वो हमारा अनुच्छेद 3 है, इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 3 कई बार, जिसके अंतर्गत हम
किसी भी राज्य के नाम में उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या उसे हम तोड़ के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और ये विभाजन का काम, इसकी शक्ति किसके हाथ में है? तो वो संसद के हाथ में है, कोई राज्य नहीं कर सकता है, इसको संसद करती है। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है रेड क्लिफ। तो ये रेड क्लिफ जो लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान, एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय एक न्यायाधीश थे रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ क्या थे? न्यायाधीश थे। इन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, भौतिक सीमा, भौतिक सीमा का निर्धारण किया, और इसी के आधार पे इन्हें हम क्या कहते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है जिसे पूछा जाता है मैकमोहन रेखा। कोई बता सकता है मैकमोहन रेखा कहाँ? एक तरीके से, हालांकि हम पॉलिटिक्स से ज्यादा इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं मैकमोहन लाइन। चाइना और भारत के बीच है सर। चाइना और भारत के बीच, यस। तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में पाई जाती है। चलिए, ये एंड इसमें एक जो और महत्वपूर्ण हो सकता है पॉइंट है कि जो अभी दिल्ली है, आज की जो दिल्ली है, वो भारत की राजधानी, और उसका नाम में जो परिवर्तन किया गया वो किया गया था 69 59वें 69वें कहेंगे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो पहला ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 69वें अर्थात 69 वो अधिनियम 1991 में बना, और जिसके द्वारा 1992 में ये जो दिल्ली था, इसका पूरा नाम, इस संघ शासित प्रदेश का जो नाम था दिल्ली, का नया नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे हम एक तरीके से एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो नेशनल कैपिटल की इसे संज्ञा कब दी गई? तो ये 1992 में दिया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत ये दिया गया? तो 69, और ये अधिनियम 1991 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम कब दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज। उसके अलावा जैसे हमने पहले बताया कि भारत एक संघ है, अर्थात इसमें कोई राज्य आपस में अलग नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक फीचर्स में आता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक फीचर में ये जैसे अमेरिका का होता है कि अलग हो सकता है, हालांकि वहां भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई राज्य जाके अलग हो जाए, बट ये एक है हमारा। उसके अलावा जब भारत की स्वतंत्रता, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय हमारे एक तरीके से कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने देश के एकीकरण, क्योंकि रियासतें थी उस समय, जब हम अगर कहें तो जो रियासतों की संख्या थी काफी अधिक थी, 562 रियासतें थी। तो इन 562 के करीब जो रियासतें थी, उसमें से 549 तो उस समय मिल गई, लेकिन उसमें से 3 रियासतें थी जो कि पूछा जाता है, जूनागढ़, उसके अलावा हमारा एक हैदराबाद है, हो सकता है आप सभी ने इसके बारे में कहानी भी सुन रखा हो, और तीसरा जो है वो कश्मीर। तो ये 3 रियासतें ऐसी थी जो कि उस समय यहाँ के जो राजा महाराजा जो भी होते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, वो भारत में आना नहीं चाहते थे, न तो वो पाकिस्तान में जाना चाहे। जैसे ये हुआ था कि जो भारत में रहना चाहे भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में, वो ना तो भारत में ना तो पाकिस्तान में। तो जो ये हैदराबाद था, जो आज का हैदराबाद है, इसको अब समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होती है। ये हमारा भारत, अगर एक सिंपल सी हम बात करें तो ये हमारा भारत है, एक बस एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये अगर हम मान लें हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश का जो भाग है, अब ये भारत में छोटा सा भाग भारत से अलग रहना चाहते थे, तो कितनी बड़ी समस्याएं होती। तो क्या किया कि ये उनके महाराजा को जब समझाया गया, नहीं समझ में आया, तो पुलिस के, ये कभी कभी पूछा जाता है, पुलिस फोर्स का यूज करते हुए एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरगामी दृष्टि दिखाई, और इसको देखते हुए उन्होंने इसको अपने कब्जे में लिया। और उसी तरीके से हमारा जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ को किसके माध्यम से? जनमत, वहां जनमत कराया गया, अर्थात वोटिंग कराई गई, भाई कहाँ जाना चाहते हो, और उस जनमत के आधार पे एक तरीके से शामिल कर लिया गया। और कश्मीर जो था, जो कश्मीर है, वो विलय पत्र के आधार पे, जो महाराजा थे वहां के, उन महाराजा जिनके बारे में आज हम कहानी सुनते हैं, जब पाकिस्तान ने एक तरीके से उनपे आक्रमण किया तो वो भारत में आए, तो भारत से उन्हें 3 पॉइंट पे एक तरीके से उन्होंने करार किया, और वो विलय पत्र, उस विलय पत्र के आधार पे कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। यही एक आज विवाद का विषय है
कि वहां भी सभी लोग ये चाहते थे कि जनमत संग्रह हो जैसे जूनागढ़ में हुआ था। तो ये तीन एक एक्सेप्शनल थे। तो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को किसके माध्यम से, कई बार पूछा गया है, तो पुलिस बल के प्रयोग के जूनागढ़ को क्या कहेंगे कि एक तरीके से जनमत के माध्यम से, और जो हमारा कश्मीर है उसको विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया है। तो परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे। बेसिक रूप से अगर देखा जाए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अर्थात 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण हुआ तो उस समय भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और वर्तमान में आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब इसमें जैसे महाराष्ट्र और गुजरात था, तो पहले महाराष्ट्र गुजरात एक था। 1960 में ये दो भागों में महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पे ये टूट गया। तो अब ये तो काफी लंबा है। दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, तो इसको भी पुलिस कार्रवाई के द्वारा प्राप्त किया गया था। पांडुचेरी है। तो ये सभी, अब इन सब के बारे में अगर हम डीपली पढ़ाएंगे तो आप सभी को काफी टाइम हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम एक तरीके से हमने रखा 69। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो नागरिकता है। जैसे भारत की जो नागरिकता है वो क्या है, एकल नागरिकता है। अर्थात केंद्र एवं राज्य में हमें केवल एक नागरिकता पर मिलती है। वो नागरिकता क्या है कि हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि आप यूपी वाले हैं, यूपी की अलग नागरिकता, बस हम सभी क्या हैं, नागरिक, भारत के नागरिक हैं। तो ये जो नागरिकता है ये संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई। अब नागरिकता क्या है, अच्छा दो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये करंट अफेयर्स में याद रखेंगे। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है 46वें राष्ट्रपति हैं। बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो ये पूछा जा सकता है आप सभी से करंट अफेयर्स के रूप में। ये आपसे करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है। वहां भी जो चुनाव हुआ है, या बाइडेन है, ये बाइडेन किस पार्टी के हैं, तो वहां रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दो है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी अर्थात ट्रम्प, और जो रिपब्लिकन पार्टी, तो एक तरीके से तो ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में कि किस पार्टी के कौन से थे और कितना, एक तरीके से। तो ये नागरिकता, अब नागरिकता क्या है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनना है उसके लिए ये है कि बाय डिफॉल्ट वो वहां उसका जन्म ही अमेरिका में होना चाहिए। बट इंडिया में क्या है कि अगर कोई यहाँ भारत की नागरिकता, जो नागरिकता के लिए शर्तें हैं, अगर उस शर्तों को वो करके और नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो जाता है। ये एक डिफरेंस है। अर्थात पाकिस्तान अगर, सॉरी, अगर अमेरिका में तो आप अगर जन्म पाएंगे तभी वहां आप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बट यहाँ की प्रकृति ऐसी है कि जल्दी कोई बाहर का तो नहीं ही बन सकता है। चलिए, तो ये संवैधानिक उपबंध की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक हैं, और इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 अभी देखिए चेंज किया गया, जिसके अंतर्गत 2-3 भारत में एकल नागरिकता है। और ये जो एकल नागरिकता है, हमारे कह सकते हैं भारत का संविधान कनाडा की तरह है। तो कई बार ये पूछा गया है, पीसीएस में ये पूछा गया है, ये किस बेस पे है, भारत की नागरिकता किस बेस पे है, वो अमेरिकन बेस पे नहीं है, अर्थात अमेरिका की तरह नहीं है, ये कनाडा की तरह है। जैसे कनाडा में एकल नागरिकता होती है, उसी तरीके से भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। तो ये कनाडा नोट कर लीजिएगा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें अब फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमें कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं, कुछ हमारे मूल कर्तव्य भी हैं, कुछ हमारे मूल अधिकार हैं। जो ये मूल अधिकार हैं ये वाद योग्य होते हैं। मैंने एमपीपीसीएस का एक बार एग्जाम दिया था तो उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मूल अधिकार होते हैं वो वाद योग्य, वाद योग्य का मतलब ये है कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां इसका एक तरीके से उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन का काम करता है। कभी कभी ये पूछा भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या होती है, गार्जियन होती है। ये मूल अधिकार का संरक्षक का काम करती है, पिता एक तरीके से, तो गार्जियन संरक्षक का काम। तो पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, और ये वाद योग्य होता है। तो ये संविधान के भाग 3 में, संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। ये इंटरेस्टिंग है। और ये जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं।
और मूलतः अगर बात की जाए कि मूलतः कितने फंडामेंटल या मूल अधिकार थे, तो वो 7 था। बेसिक रूप से कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 थे। उसमें से ये संपत्ति का अधिकार, तो पहले क्या था कि किसी को भी अपनी संपत्ति का अधिकार था, तो उससे क्या होता था, जैसे रेलवे, अभी रोड को हमें कहीं रोड बनाना है या इस तरीके से, तो अब भाई मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी जमीन बेचूं या ना बेचूं, मुझे करोड़ों रुपए में बेचना है या 1 रुपए में बेचना है, तो वो फंडामेंटल राइट में था, तो उसको जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाती थी। इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस फंडामेंटल संपत्ति के अधिकार को जो है वो लीगल राइट बना दिया गया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है वैधानिक, अर्थात अब एक तरीके से ये संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार की श्रेणी से हट गया है। तो अब वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 हैं। मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे, तो वो 7 थे। अब इसमें समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति। तो ये एक लंबी लिस्ट है। इसमें से संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात जो हमारा कहेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 या अनुच्छेद जो 32 है, इसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन कहेंगे कि संविधान के पिता के रूप में, तो इन्होंने क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, अर्थात संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 जो है वो एक तरीके से संविधान की आत्मा है। और ये मूल अधिकार है, वाद योग्य होते हैं, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे हम अगर बात करें 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से डिलीट किया, सॉरी, एक तरीके से लीगल राइट वैधानिक बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया था, हमारा जो संपत्ति का अधिकार था। तो ये वाद योग्य होते हैं, इनके बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, हालांकि बहुत डीपली हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे क्या है कि हम अ, अगर बात करें अनुच्छेद 15, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा डीपली। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि धर्म, लिंग अर्थात स्त्री पुरुष, धर्म हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जात कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, इस तरीके से, तो कहेंगे कि उसके जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अर्थात देख रहे हैं, हालांकि ये इसका अपवाद भी है कि अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है वो इसका अपवाद है, लेकिन जो मूल रूप से संविधान में दिया गया है कि धर्म लिंग जाति इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, बट एक इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि सोशियोलॉजिकली पिछड़े होने की वजह से इनका कहेंगे कि विभेद है, ये एक अपवाद है। तो ये अनुच्छेद 15 में आता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति, किसी को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, जैसे आप सभी पहले सुनते हैं, हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को नहीं जाने देते थे, तो अब अगर कोई नहीं जाने दे रहा है मंदिर को, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जैसे अभी केरला में एक मैटर आया था कि वहां स्त्रियों को नहीं जाने देते, तो वो कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट उनको कि ये इनका भाई फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, तो इनको मूल अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। उसी की तरह 17वां हमारा जो आर्टिकल नंबर 17 है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात इसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को वो अनटचेबल, जैसे पहले क्या सब कहते थे कि ये छूने योग्य नहीं, इसको छूना नहीं है, ये नहीं करना है, तो उसको एक तरीके से अंत किया गया है, तो वो फंडामेंटल राइट अस्पृश्यता का अंत। एंड तो ये हमारा हो जाएगा। उसके अंतर्गत और एक अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो 6 अधिकार हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति वाक या अभिव्यक्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कुछ भी बोल देता है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं कहता, गलत सूचनाएं अगर कर भी देता है, तो देखिए उसको कोई वहां जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता है कि उन्होंने गलत सूचनाएं दी हैं, तमाम पेपर में गलत सूचनाएं, तो ये एक रीजन होता है। तो ये वाक की स्वतंत्रता। दूसरा, कोई भी व्यक्ति है वो सम्मेलन कर सकता है, कहीं भी अपना सम्मेलन कर सकता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, तो ये अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसके अलावा ये
अनुच्छेद हमारा जो 24 है, तो उसके अंतर्गत कारखानों में अगर 24 जो बच्चे काम करते हैं, तो उसमें अगर वो कारखानों में काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो है उसको रोकने के लिए, तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करने के लिए अनुच्छेद 24 में ये एक तरीके से शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई। तो ये काफी मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक ये अनुच्छेद 21 का है। इसके अंतर्गत जो राज्य होते हैं वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब ये किसमें है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14। ये फंडामेंटल राइट है। कह सकते हैं कि एक बच्चे का जिसका जन्म हो गया वो 6 से 14 वर्ष का है, तो उसका एक फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है कि वो जो स्टेट है, जो राज्य है, वो उस बच्चे को क्या करे कि शिक्षा उपलब्ध कराए, अगर वो 6 से 14 साल का है। और ये किस में प्रावधान किया गया? 21 का, अनुच्छेद 21 का में किया गया। और ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया। तो ये पूछा जाता है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है एक 21 का में जो है एक फंडामेंटल राइट अर्थात जोड़ा गया है 6 से 14 साल के बच्चे को। और इसी के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन, जो अभी राइट टू एजुकेशन कब आया? 2009 में आया। कि देखिए राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं एक तरीके से फ्री शिक्षा की भी बात की गई है। मतलब कि हम निःशुल्क दें, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। हालांकि अगर देखा जाए तो काफी लंबी फीस प्राइवेट कॉलेजों में है। अनुच्छेद 32 जिसको हमने बताया कि संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा जाता है, तो ये हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये शार्ट में हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट हैं जो आप सभी के लिए हैं। बाकी अगर पीसीएस लेवल किसी तैयारी करनी है या उससे ऊपर की, तो ये काफी डीपली नहीं है, उतना डीपली नहीं है, बट आप सभी के लिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सफिशियंट हो सकता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये भी एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा एक तरीके से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। और ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित मतलब अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं, तमाम ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, अब उनको लागू नहीं किया जा सकता है। जब भारत आजाद हुआ उस समय ऐसे जो पॉइंट थे उनको लागू करना एक तरीके से संभव नहीं था। अच्छा, ये किससे लिया गया है? तो इरिस, इरिस या जिसे हम कहते हैं आयरिश, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आयातित हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरिश, जो आयरलैंड कह सकते हैं, आयरलैंड था, वहां से इसको एक तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और ये भाग 4 में आता है। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से ग्रहित किया था? तो स्पेन ने। बस ये आयरिश याद रखना है, आयरलैंड यही पूछा जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे अब इसमें कई चीजें बात की गई हैं कि हम अनुच्छेद 39 लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसमें सामाजिक रूप से सभी को समानता, आर्थिक और राजनैतिक, तो कहेंगे कि सामाजिक आर्थिक जो ये न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय। अब जैसे सामाजिक न्याय की बात क्या है कि समाज में सभी लोग बराबर हो, इसीलिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसी तरीके से आर्थिक, अब आर्थिक न्याय की बात पहले मैं जब था, मैं इंटरेस्टिंग चीज कि जब ये अखिलेश सरकार या डिफरेंट की क्या बेरोजगारी भत्ता या इस तरीके से भत्ते की जब बात करती थी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ये पीएम किसान योजना लागू की गई है, तो मुझे लगता था कि ये 2000-4000 रुपए दे के क्या हो सकता है, इससे ये क्यों दी जाती, इससे बढ़िया कि कुछ। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? ये आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता कैसे है कि इनकम टैक्स लगता है, देखते हैं कि एक इनकम टैक्स, अब एक सैलरी पर्सन जो सैलरी 8 लाख रुपए अगर वो सैलरी पा रहा है, अब जैसे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एसडीएम हो या आईएएस हो, जो जिसकी सैलरी जो 20 साल से अधिक कह सकते हैं कि नौकरी कर चुका है, ये मान के चलना कि वो 4 से 6 लाख रुपए वो टैक्स हर साल जमा करता है। अब ये 4 से 6 लाख जो टैक्स है, जो टैक्स से पैसा आ रहा है, उसी पैसे को जो सरकार होती है वो
एक तरीके से अनुदान के रूप में, चाहे वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करती, किसको करती है, जो गरीब हैं। तो अब क्या हो रहा है, अगर ये न करे तो जो अमीर है वो अमीर होता चला जाए और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाए। तो इन दोनों के बीच जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए ये सरकार विभिन्न योजनाएं लाती है और टैक्स भी बढ़ाती रहती है। तो ये एक कह सकते हैं कि मैंने बस समझाने के लिए, हालांकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे भी कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, बट लिए राजनीति और ये गैर न्यायोचित जो मैं बता रहा था कि इसीलिए है कि अब जिस तरीके से संसाधन बढ़ रहे हैं उसी तरीके से जो राज्य हैं वो एक तरीके से, ये एक तरीके से इसको लागू कराने का जो काम होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू कराने का काम किस पे होता है, वो कह सकते हैं कि जनता पे होता है। अब जनता की रिक्वायरमेंट, जैसे दिल्ली में क्या है कि फ्री पानी, फ्री ये चाहिए, फ्री वो, अब किसी ने घोषणा कर दी कि फ्री में और जनता ने उसको वोट देके जिता दिया, इसका मतलब ये जनता के प्रेशर, या अभी जिस तरीके से प्रेशर, तो कह सकते हैं कि राजनीति निर्देशक तत्व अगर वो लागू नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता, ये गैर न्यायोचित होते हैं, अर्थात इसको सुप्रीम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसको जनता, जो सरकार होती है वो जनता के सामने जाती है और जनता उसको नकारती है या स्वीकारती है, उस आधार पे जो भी होते हैं वो लागू होते हैं। अब इसमें कई तरीके के आर्टिकल हैं, बहुत लंबे आर्टिकल, हम इन सभी की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 44 है, समान सिविल संहिता। अब समान सिविल संहिता लागू नहीं है, आज तक भारत में लागू नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में दिया गया है कि आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता का मीन्स क्या होता है, जैसे अभी हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग तरीके का है कि अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी कर लेगा तो वो नौकरी में है तो तुरंत वो सस्पेंड हो जाएगा। और वहीं मुस्लिम धर्म में, तो मुस्लिम धर्म के ला उनका अलग है, तो एक व्यक्ति एक से अधिक शादी कर लेता है तो वो उसको इस तरीके से कोई सस्पेंशन नहीं है। तो ये एक, मैं बस कह सकता हूँ कि अब अगर ये समान सिविल संहिता लागू हो जाती है तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, चाहे वो एक तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी, उन सभी के लिए एक समान नियम होंगे, समान कोड ऑफ कहेंगे कंडक्ट। तो ये एक समान सिविल संहिता अभी तक लागू नहीं हुई है, तो यह 44 के अंतर्गत आती है। उसी के तहत हमारा अगर हम बात करें आर्टिकल 40, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 40 में जो है हमारा एक गांधीवादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। अब ये ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी, बाद में जब रिसोर्सेज हुए, देखिए हमारा पंचायती राज सिस्टम आया, पंचायती राज सिस्टम बाद में इसी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी। ये गांधीवादी सिद्धांत है, गांधी जी का ये सिद्धांत था। तो ये दो तीन हैं, अब उस काफी महत्वपूर्ण है, तो हम इनमें बहुत ज्यादा डीपली इनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जैसे ये आज जोड़ा गया है, इसकी बात हो ही गई। राजनीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, वाद योग्य नहीं होते, न्यायोचित नहीं होते, इनका न्यायोचित नहीं किया जा सकता है। और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में देखिए बहुत चीजें हैं जो धीरे धीरे सुधार की गई, जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986 में आया, तो बाल श्रम अधिनियम आया कि बाल जो श्रम है उसको रोका जाए। उसी तरीके से राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, एलआईसी जीवन बीमा निगम, ये कब आया, 1956 में आया। और राष्ट्र नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पूछा जाता है एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो कोई बता सकता है? 14 बैंक थी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और वो कब हुआ था, कोई बता सकता है? 1949 में हुआ था सर। राष्ट्रीयकरण, एक तरीके से नेशनलाइजेशन, पहले ये बैंकें क्या थी, ये प्राइवेट रूप में, जैसे आज एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसी तरीके से अन्य जो बैंकें थी, अब हो सकता है आईसीआईसीआई, तो ये जो एचडीएफसी बैंक है या जो डिफरेंट प्राइवेट बैंक, उसी तरीके से सभी बैंक थी। तो इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, याद रखना है, नेशनलाइजेशन, ये आपके एक्सटेंशन में भी आएगा, पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969, ये भी पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, तो ये याद रखना है जब 18 19, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 19 जुलाई
ये 1969 में था, तो ये तो याद रहता है, तो ये इस तरीके से 19 जुलाई 1969, तो 229 है। तो और कितनी बैंक थी? 14 बैंक थी। तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये भी एक तरीके से इसी का था। उसके अंतर्गत हमारा CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक स्वास्थ्य कहेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 एक्सटेंशन का है, पूछा जाता है। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। तो देखिए अब एक्सटेंशन दिया गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इन सभी पॉइंट को कि एक्सटेंशन भी आप सभी के जो सिलेबस है एग्रीकल्चर में प्री का, उसमें एक्सटेंशन के पार्ट दिए गए हैं। तो एज ए जीके और एज ए एग्रीकल्चर ये दिया जा सकता है। उसी तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट अर्थात मनरेगा जो है वो 2006 में आई और 2008 में पूरे भारत में लागू हुई। तो ये भी 2 अक्टूबर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया। वन्य जीव, अब ये चीजें एक बार याद रख लेंगे तो ये इन्वायरमेंट अदर, तो वन्य जीव सभी चीजें वही एक घुमा फिरा के आती। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। तो ये सभी लागू हुए, कह सकते हैं कि ये इसी का है। त्रिस्तरीय सिस्टम जो लागू हुआ 19, कोई बताएगा? मैंने इसको काफी डीपली बताया था। पंचायती राज सिस्टम, या जिसे हम त्रिस्तरीय कहते हैं, ये भी कभी कभी पंचायती राज न पूछ के त्रिस्तरीय सिस्टम पूछता है। तो ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये कब लागू हुई और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुई, ये किस भाग में आता है, और ये किस अनुसूची कहेंगे शेड्यूल में आता है, अनुसूची में आता है। ये कई क्वेश्चन बन गए। इसमें कितने विषय हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, हालांकि कोई बताएगा? भाई कोई तो बता दे, मैंने पिछले वीडियो में इसको काफी अच्छे से बताया था। पंचायती राज सिस्टम या त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुई? याद नहीं आ रहा है। तो फिर इसका मतलब यही है ना कि मैंने मेन चीज अगर नहीं याद आ रही तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1992। 1992 ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73। 73 74 74 किस लिए होगा? 74 जो है वो म्युनिसिपैलिटीज का है। यस और गुड। 70 ये एक तरीके से हाँ सर, और ये 73 है, 73 है। 73 पंचायती राज सिस्टम। तो और ये भाग कौन सा होगा? कोई और बताएगा? भाग, पार्ट, किस भाग में? देखो ये जो मैं वो बता तो रहा हूँ बहुत 9। पार्ट में, भाग 9, और जो नहीं, अनुसूची शेड्यूल 11। तो पंचायती राज नहीं। सिस्टम भाग 9 शेड्यूल या अनुसूची, जो सूची कहेंगे एक तरीके से 11वीं, और जो हमारा एक तरीके से 73वां संविधान संशोधन। उसी तरीके से म्यूनिसपालिटीज या नगर पालिकाएं वो हमारा भाग 9A, ये भी पूछा जाता है, पार्ट 9A। और ये जो सूची थी ये कितनी थी? 12वीं थी। तो चलिए और ये 73वां जगह 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अब इसके बाद मूल कर्तव्य, जैसे कि हमारे मूल अधिकार हैं, हमारा मूल अधिकार हनन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्य लिया गया। अच्छा, एक बेसिक ये है कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य नहीं ऐड था। ये मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना है भाई। ये बाद में ये हुआ कि चलो हमारे फंडामेंटल राइट है, तो क्या हमारे कुछ कर्तव्य भी तो हमारे देश के प्रति बनते हैं। तो वो जो मूल कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें, देखिए 100%, ये मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये न पूछा गया हो। तो 42वें ये पूछा जाता है किस में? तो इसको याद कर सकते हैं 426 या 42, किस जिस तरीके से भी याद कर लीजिए, इसको याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, किस ईयर में? 1976 में। और भाग IVA अर्थात भाग 4 क में ये जोड़ा गया। क्या?
कहेंगे कि भाग 4 का जोड़ा गया और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A, जो अनुच्छेद 51A था, अनुच्छेद 51A में एक तरीके से इसको जोड़ा गया। और उस समय मूलतः कर्तव्य कितने थे उस समय? कितने कर्तव्य किसी को मालूम है कि हमारे कितने कर्तव्य हैं मूल रूप से? वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11। वर्तमान में हमारे 11 कर्तव्य हैं कि हम संपत्ति की संरक्षण करें, डिफरेंट टाइप के पर्यावरण का संरक्षण करें, हम झंडे को एक तरीके से। तो ये वर्तमान में 11 है, लेकिन मूलतः 10 थे। लेकिन ये पूछा जाता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन से? तो स्वर्ण सिंह की कमेटी और 42वां संविधान संशोधन 1976 भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में एक तरीके से इसका उल्लेख है मूल कर्तव्य का। ये पूछा जा सकता है सरदार स्वर्ण सिंह। और मूल कर्तव्य में जैसे हमारा सबसे पहला क्या है कि हम संविधान का जो है वो पालन करें। जो संविधान है हमारा सबसे सर्वोच्च क्या है? अगर ये बात कभी भी हो सकता है कि आती है, तो भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है। संविधान के अंतर्गत ही सब कुछ होता है। कोई भी संविधान से आगे नहीं है, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना राष्ट्रपति, कोई भी, ना हम न तुम, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा भारत में क्या है? संविधान है। इसलिए देखिए कोई कुछ कहता है तो कहता है कि भाई संविधान से बड़े थोड़ो हो, जो संविधान में दिया गया है उसी को पालन करना है। तो संविधान के अंतर्गत संविधान का पालन करें, सबसे पहला है। उसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। अर्थात अगर कहीं कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए कुछ इस तरीके से बात करता है तो उसके अगेंस्ट हम खड़े हों, ये हमारा कर्तव्य है। अब इसको कोई नहीं कहेगा। कुछ लोग कोई भारत के झंडे को अगर कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करता है तो उसको वो उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग होंगे कि वो हंसी मजाक उड़ा देंगे, ये अपने ऊपर होता है। जैसे हम सब बीएचयू में थे तो एक कल्चर था कि जब टीवी में मैच आने लगता है तो राष्ट्रगान होता है। तो जैसे ही राष्ट्रगान होता था वहां कोई भी, मतलब वो चाहे साउथ इंडियन हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, हिंदू है मुस्लिम है, उससे नहीं लेना, सब खड़े हो जाते थे और एक तरीके से राष्ट्रगान जो होता था उसका सम्मान करते थे कि राष्ट्रगान जहां भी हो, जहां जैसे ही किसी की आवाज में वो ध्वनि आती है तो उसको खड़े हो जाना चाहिए। तो ये एक सम्मान की बात होती है, ये हमें करना चाहिए, हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो यही कर्तव्य की बात जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में की गई है 1976 भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 में। तो इस तरीके से हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सभी लोग होता है थोड़ा सा आंदोलन किए बस को फूंक देते हैं, लेकिन वो हमारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति हमारे टैक्स से है, तो हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। और जो 11वां संविधान कहेंगे कि जो जोड़ा गया है, वो 11वां अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। देखिए दो चीजें हुई, एक तो ये हुआ फंडामेंटल राइट में राज्य को ये अधिकार दिया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। और दूसरा ये जोड़ा गया कि जो 6 से एक तरीके से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनका ये माता पिता का ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को जो है एक तरीके से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं, ये माता पिता का कर्तव्य भी होता है। ये अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत लाया गया है। तो चलिए ये हमारे मूल कर्तव्य हो जाएंगे, स्वर्ण सिंह मेहता की कमेटी के रिकमेंडेशन पे था। अब उसके बाद एक बेसिक है जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि संविधान की मूल संरचना। तो मैंने पहले ही बताया था केशवानंद भारती 1973 इन्होंने एक केस किया और उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की बात की। अब संविधान की मूल संरचना का मतलब ये है कि संविधान में हमारा जो